नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। एक बार फिर मोदी की सरकार बन गई है, जिसे लेकर हिंदू समाज ने खुशी जाहिर की है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज इससे खुश नजर नहीं आ रहे। कानपुर के मुसलमानों की माने तो इस बार भले ही मोदी की सरकार बनी है, लेकिन सहयोगी दलों की बैसाखी ने उस पर लगाम लगाने का काम किया है। अब हिंदुओं को खुश करने के लिए मोदी सरकार मुसलमानों की गर्दन नहीं दबा पाएगी। हिंदुओं को खुश करने के लिए वो मुसलमानों की गर्दन दबाकर सरकार चलाने का कार्य कर रहे थे। पहले जैसे वो शपथ लेते थे, पहले दिन से ही जो कॉन्फिडेंस दिखता था, आज की डेट में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। एनडीए ने सरकार बना ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली। जिस तरह से ये सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि इस बार जो है गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में फैसले लेने में किस तरह की दिक्कतें होंगी या जो पुराने एजेंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें कैसे पूरा करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग और मुस्लिम तंजीम यानी कि मुस्लिम संस्था के लोग मौजूद हैं। ये बात कर लेते हैं। हमारे साथ जमीतुल कुरैश समाज के एक जो पदाधिकारी हैं वो हैं, मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप एक बड़ी नुमाइंदगी करते हैं और क्या लगता है कि जिस तरह से ये एनडीए की सरकार बन गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, एजेंडे थे, उनका क्या होगा? जैसे यूसीसी, एनआरसी, इनका क्या होगा? देखिए, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल से देश में हुकूमत कर रहे थे, उनका एजेंडा एक था कि हिंदुओं को खुश करने के लिए वो मुसलमानों की गर्दन दबाकर सरकार चलाने का कार्य कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम पैदा हुए देश में। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली, उसके बाद एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ देश को कि आज वो सरकार तो चलाएंगे, लेकिन उन लोगों की मदद से चलाएंगे, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, जो मुसलमानों के हितैषी अपने अपने राज्यों में हैं, जो ये कह रहे हैं कि हर शहर में कब्रिस्तान दिया जाना चाहिए, मस्जिदों के लाउड स्पीकर नहीं उतरने चाहिए, नमाजें सड़क पर होती थी उनको भी तरतीबबद्ध हो जाना चाहिए, और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जो हज यात्री जाएंगे। ये वो लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, एनडीए में शामिल हो रहे हैं, जहां एक और उनका एजेंडा होता था कि हम मुसलमानों की गर्दन पकड़ के एक वर्ग को खुश करेंगे। आज वो दशा आ गई है कि इनके इशारे पे वो सारे काम करेगी बीजेपी जो करना नहीं चाहती थी। अब मैं समझता हूं एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है कि जिस तरह वो मुसलमानों को दबाकर एक वर्ग खुश करती थी, अब मुझे लगता है कि मुसलमानों को खुश करना उसकी मजबूरी हो गई है और कहीं दूसरा वर्ग उससे नाराज ना हो जाए। ऐसे में यूसीसी बहुत अहम मुद्दा रहा है, कॉमन सिविल कोड और एनआरसी, तो उसका क्या होगा? क्या ये लोग, आप बीजेपी वाले उसका नाम लेंगे या नहीं लेंगे, या पीछे ने क्या लगता है आपको? देखिए, आपको क्या लगता है, 10 साल ये बहुमत की सरकार में रहकर जब इस एजेंडे पे काम नहीं कर पाए, जिस राज्य का चुनाव होता था एक भूत निकाल लाते थे, लेकिन आज ये खुद बैसाखी पर है। जिस तरह मोदी साहब कहते थे कि 2 इंजन की सरकार, हमें लगता है ईश्वर ने इनको 3 इंजन दे दिए। अब 3 इंजन की सरकार चले केंद्र में, और जो 2 इंजन और हैं वो सेकुलर है, वो सर्वधर्म सर्व समाज को मानने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह मोदी जी की सरकार में शामिल लोग कहते हैं, जिस तरह नीतीश कुमार कहते हैं मुझे गृह चाहिए, मुझे रेल चाहिए, मुझे वित्त चाहिए, मुझे जल चाहिए, मुझे संसाधन चाहिए, मुझे मानव अधिकार, सारे मंत्रालय मांग रहे हैं वो। मुझे तो लगता है कि अब इन्हें खुद अपने काम के लिए उन पे आश्रित होना पड़ेगा। आपसे बात कर लेते हैं। सर्वधर्म सभा से आप जुड़े हुए हैं, आप पदाधिकारी हैं, क्या नाम है आपका? और आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है सरकार, अब जो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली है, एनडीए की सरकार किस तरह से काम? मेरा नाम फैजुल नबी है। और अब ये जो सरकार बनी है, आपने देखा होगा कि मोदी जी के कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे दिख रहा है। पहले जैसे वो शपथ लेते थे, पहले दिन से ही जो कॉन्फिडेंस दिखता था, आज की डेट में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। अब क्या है कि अब लगाम दूसरों के हाथों में चली गई है। कोई भी निर्णय लेने से पहले इन्हें 10 बार सोचना पड़ेगा, जो साथी दल है उनसे पूछना पड़ेगा, वो सहमत होंगे तभी ये आगे चल पाएंगे। आज वैसा निर्णय नहीं ले सकते कि आपने कोई भी डिसीजन लिया, रातों रात 8 बजे रात में लागू कर दिया उसे। जो अभी तक डिसीजन लिए गए उसमें 1 नेशन 1 टैक्स या 1 देश 1 कानून की बात की गई, जिसमें यूसीसी, जीएसटी, तमाम तरह के जो ये कानून लेके आए। लेकिन आप देखेंगे तो स्टेट वाइज हर कानून में कुछ ना कुछ फर्क आ रहा है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो यूसीसी के लिए बात करें, या जो है और मुद्दे हैं उन पे करें। तो क्या है कि ये लगाम अब तो और बुरा मामला हो गया। जब 10 साल में ये जो मुद्दे को फोकस करते थे उसमें डिसीजन नहीं ले पाए, तो अब तो इनकी लगाम दूसरों के हाथों में। बैसाखियों पे टिकी हुई सरकार है, किस टाइम ये बैसाखी हिल डुल जाएंगे कुछ नहीं पता है। जिस तरह से रात बेरात में 8 बजे इन्होंने डिसीजन लिए, नोटबंदी की, अब
ऐसे ही कभी भी सरकार इनकी जा सकती है। मिला के आपका कहना है कि जिस तरह से कैबिनेट में इनको हमेशा फैसला करना पड़ेगा, उनकी राय लेनी पड़ेगी, आपका कहना है? बिल्कुल, आज ये बिना अपने साथियों की राय से कोई काम नहीं कर सकते। आज इन्हें सबको साथ लेके ही चलना पड़ेगा और अच्छा भी है कि सबका साथ सबका विकास हो। देखिए, विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। विपक्ष का मजबूत इस टाइम जो हो गई है तो वो सबसे बेहतर है किसी भी देश के लिए। चुनाव में एक मुद्दा बहुत गरमाया, युवाओं का मुद्दा रहा। अग्निवीर को लेकर बहुत सवाल उड़े कि जो है अग्निवीर खत्म होना चाहिए, विपक्ष ने कहा। आपको क्या लगता है अग्निवीर को लेकर आप सरकार का क्या स्टैंड होगा, क्या करेगी? हाँ, ये इनकी मजबूरी है अग्निवीर खत्म करना, क्योंकि ये अब जो है दूसरे दल से जुड़ गए हैं। इनके पास और जो है 2 दल जुड़ गए हैं एनडीए के पास, ये अब नहीं कर पाएंगे एनडीए खत्म करना। अग्निवीर के लिए क्या करें, खत्म करेंगे कि आपको क्या लगता है अग्निवीर सही योजना थी कि नहीं? नहीं, अग्निवीर सही योजना नहीं थी, इनको खत्म करना। आपसे बात कर लेते हैं। जिस तरह से आपके एक सहयोगी उन्होंने कहा कि जिस तरह से कैबिनेट में फैसले लेने पड़ेंगे, जो पहले फैसले ये होता था कि रात में फैसले कर लिए, जो चाहा वो कर लिया, तो इसका फर्क पड़ेगा जो एनडीए की सरकार, जो गठबंधन, क्या लगता है आपको? कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो है अब जो है जो भी डिसीजन इनको लेना होगा वो सबकी सर्वसम्मति से लेना पड़ेगा। और जो है ये जो है अब कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले पाएंगे। आपसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक युवा साथी हैं, आपसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है जिस तरह से शिक्षा को लेकर पेपर लीक के मामले सामने आते हैं और अब तो यूपी सरकार ने कहा है कि पेपर लीक को लेकर कड़ा कानून बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए और ये सरकार अब आगे क्या? हम लोग इस टाइम पे स्टूडेंट हैं, सिर्फ मोदी जी ये कहते हैं कड़ा कानून बनाएंगे, कड़ा कानून बनाएंगे। हम लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद शिक्षा हम लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके बाद हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, अच्छे से एग्जाम देते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, हम लोग पूरा साल बर्बाद हो जाता है और हम लोग की कोई फिर से हम लोग को मेहनत करनी पड़ती है। फिर यही होता है तो ना हम लोग की कोई नौकरी लग पाती है, ना हम लोग पास हो पाते हैं और हम लोग की पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। आपने एक बड़ा अहम बात कही थी कि सड़क पे नमाज को लेकर के, लाउड स्पीकर को लेकर के, अब सरकार क्योंकि गठबंधन की होगी तो ऐसे फैसलों में, क्योंकि राज्य सरकार के फैसले होते हैं स्पीकर और सड़क पे नमाज को लेकर के, इसका ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा केंद्र पर? देखिए, जिस तरह सड़कों पर नमाज होती थी, ये कल या परसों तो होती नहीं है, ये सैकड़ों सालों से हो रही है। और आप देखें, अगर सड़क के ऊपर सारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो कांवड़ हो या वो आरतियां हो या वो पंडाल हो, दुर्गा पूजा हो, गंगा विसर्जन हो, ये सब सर्वसम्मति होते आ रहे हैं। नमाज भी होती आ रही, 5 मिनट नमाज होती हो जाती, लेकिन इसको एक एजेंडा बना दिया कि नमाज होती है, एक बहुत बड़ा कार्य होता है, ट्रैफिक जाम होता है। अब ईद में कौन ट्रैफिक निकलता है, ईद छुट्टी का दिन होता है, तो इसको एजेंडा बना दिया। और नमाज में कोई सी बात नहीं, अगर आप जो सरकारें इनके समर्थन में आई हैं, जो उनके साथ चल रही, वो अपने अपने स्टेट। कुल मिला के ये है कि जनता को जो है कोई दिक्कत नहीं है, आपसी जो लोग रहते हैं हरदम को उनको, लेकिन इसको एजेंडा बनाने की कोशिश की जाती है। आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप सैकड़ों साल पीछे चले जाएं, नमाजें भी सड़कों पर हो जाती हैं, आरती भी हो जाती है, सारे पूजा पंडाल हो जाते हैं, लेकिन ये पिछले 10 सालों में एक सिनेरियो सेट किया गया है कि नमाज सड़क पे नहीं होगी तो एक बार खुश होगा, उसको खुश करने के लिए आप नमाज न पढ़ाइए। जबकि हमारे देश में अहम मुद्दे हैं। हमारे देश, योगी जी जब पहली सरकार में आए थे, सबसे पहले उन्होंने वादा किया था कि हम शिक्षा करण पर काम करेंगे। आप मुझे बताइए, एक बच्चा मिड डे मील खा के पढ़ रहा है, बचपन से भिखारी बन रहा है, और एक अमीर का बच्चा आईएएस बनता है इंग्लिश मीडियम में, इस पर बात क्यों नहीं होती? आज मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के स्कूल ऐसे सरकारी स्कूल है जहां पर आईपीएस का बच्चा पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, दोनों बड़े होकर एक साथ कंपटीशन में बैठेंगे। तो मैं चाहता हूं योगी जी ने जो कहा था शिक्षा की बात, स्वास्थ्य पे बात करें, इस पर बात होनी चाहिए। इस पर कोई बात नहीं होती और ये मस्जिद और लाउड स्पीकर को उलझाकर लोगों को बस खत्म कर देते। इस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और मुस्लिम संस्था से जुड़े लोग हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि एनडीए की जो सरकार बनी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, इस बार एक सरकार ऐसी होगी जिसको फैसला करने के लिए अपने सहयोगी दल से राय मशवरा करना पड़ेगा। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।